Hello everyone. So here we are again. This is Shubhi Gupta and we are here for conducting our lectures on BA LLB second semester honors and unit 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जो कि है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन इंडिया। हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे पिछली बारी, दैट इज चार्टर ऑफ 1661 हमने कवर कर लिया था। आई होप आप लोग ने अच्छे से अपना रिवीजन कर लिया हो, 1600 और 61 वाले चार्टर्स की प्रोविजंस क्लियर हो एंड आपको समझ में आया हो। मूविंग अहेड विद दैट, हम आज चार्टर की बात करेंगे बट चार्टर होगा 1753 का। सो प्रीवियस क्वेश्चंस में एज सच क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट येस लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, तैयारी आपको पूरी करनी है और तैयारी आपको पूरी होनी चाहिए बेसिकली। सो लॉन्ग आएगा तो हम अलग अलग शॉर्ट नोट्स को जोड़कर लॉन्ग क्वेश्चन बना देंगे, लॉन्ग आंसर बना देंगे। सो बेसिकली लेट अस अंडरस्टैंड दी शॉर्ट नोट्स ऑन द टॉपिक ऑफ चार्टर ऑफ 1753। सी या तो नॉर्मली पूछ लेंगे 1753 के चार्टर के बारे में बताइए, या फिर उसके प्रोविजंस, उसके रीजंस, उसके डिफेक्ट्स या लिमिटेशंस को अलग अलग करके पूछ सकते हैं। whatever it comes you have to be prepared with that, right? So moving ahead with this thing कि हमें तीन चीज़ें प्रिपेयर करनी है, that is reasons for 1753, provisions of 1753 and obviously limitations of charter of 1753। इसकी बात करें तो अभी तक की हम लोग ने मतलब चार्टर 61 का पढ़ा था, ईयर अब हम पढ़ने वाले 1753। इस पूरे टाइम पीरियड के बारे में जो हमने क्रोनोलॉजी की बात की थी, इसके बीच में कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। इसके बीच में मद्रास प्रेसिडेंसी भी बन चुका है, इसी बीच में बॉम्बे भी फाउंड आउट हो चुका है, इसी बीच में मेयर्स कोर्ट मद्रास में स्टैब्लिश हो चुका है, इसी बीच में कैलकाटा भी फाउंड आउट हो चुका है। ओके फाइन, आई विल मूव दी स्लाइड्स। तो इसीलिए देखिए गैप फिल कर रहे हैं हम। यस ये ईयर्स आपको अभी इतना ध्यान से याद नहीं करना है, दिस इज जस्ट अ पार्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इसलिए आगे के डेवलपमेंट बोले जा रहे हैं। हम डेवलपमेंट कब सोचते हैं? जब हमारे पास एरिया हो, जब हमारे पास अलग अलग संसाधन हो, हम ये कह सकते हैं। सो ऑब्वियसली ट्रेड में डेवलपमेंट हो ही रहा था, बाकी चीज़ें सेटलमेंट्स भी हाथ में आते जा रहे थे। सो एज आई हैव सेड 66 मद्रास प्रेसिडेंसी, वो मद्रास वॉज मेड प्रेसिडेंसी। 69 में क्या हुआ, बॉम्बे फाउंड आउट हो गया। 83 में एक चार्टर आया था जिसकी वजह से ब्रिटिश कंपनी को अलाउ कर दिया गया था कि वो मेयर्स कोर्ट और एडमिरल्टी कोर्ट्स बना सकती है। उसी को देखते हुए 87 में कंपनी ने चार्टर प्रोवाइड किया कि यस हम मेयर्स कोर्ट मद्रास में स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 90 में कैलकाटा फाउंड आउट हुआ। अब जब ये मेयर्स कोर्ट मद्रास में काम करने लगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, देखा गया कि मद्रास का जो कॉरपोरेशन है जिसका मेयर है और मेयर्स कोर्ट है, वो सिस्टम अच्छे से चल रहा है। अब कंपनी वॉज हैप्पी कि अच्छा मद्रास में हमारा ये चीज़ काम कर रहा है, तो उसको चाहिए था कि ओके फाइन, अब जब हमारे पास और भी प्रेसिडेंसीज हैं बॉम्बे और कैलकाटा, तो हम लोग यही मेयर सिस्टम क्यों ना कैलकाटा और बॉम्बे में स्टार्ट कर दें। जब एक चीज़ अच्छी सक्सेसफुल है तो बाकी जगह भी तो वो सक्सेसफुल ही होगी होपफुली, अगर उसी पैटर्न पे लगाए और उनको यूनिफॉर्म सिस्टम बनाते ही जाना था धीमे धीमे। तो यस उन्होंने यही किया। इसको करने के लिए वो 1726 का एक चार्टर लाए। अब ये चार्टर जो 1726 का है वो क्राउन दे रहा है, दैट इज ऑफ जॉर्ज 1। अभी जो मेयर्स कोर्ट बना था मद्रास में, उसका चार्टर कंपनी ने दिया था कि हम मेयर्स कोर्ट बना रहे हैं। अभी जो 1726 वाला चार्टर आया है उसमें बोला जा रहा है कि मेयर्स कोर्ट बनना है, बट ये चार्टर दिया है क्राउन ने, हु इज हैविंग जॉर्ज 1। सो दिस पर्टिकुलर चार्टर एक्ट दैट इज ऑफ 1726 starts a new phase in the evolution of judicial institutions in India। जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस क्यों? क्योंकि कोर्ट सिस्टम अब यूनिफॉर्म तरीके से बाकी प्रेसिडेंसीज में या सारी प्रेसिडेंसीज में होने वाला था, इसीलिए। सो बेसिकली इसके दो प्रोविजंस अभी याद रखो, जब हम लोग मेयर्स कोर्ट वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे तब हमें 1687 और 1726 दोनों ही मेयर्स कोर्ट पढ़ने होंगे। तो उस टाइम पीरियड पे अगर ज़रूरत होगी तो और प्रोविजंस याद रखना या बता देंगे मीन्स, तो उस टाइम पे याद करना। अभी के लिए दो प्रोविजंस याद रखो जो स्टोरी में बताए, क्या
कि कॉरपोरेशन मद्रास में अच्छी काम कर रही थी, इसीलिए पहला जो प्रोविजन आपको दिख रहा होगा दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशंस एट बॉम्बे एंड कैलकाटा, ये ब्रिटिशर्स चाहते थे। सेकेंड, कॉरपोरेशंस है तो अब वो चाहते थे कि अब कोर्ट सिस्टम भी अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे, जैसा भी है। अब उनको चाहिए था कि अब मेयर्स कोर्ट हम लोग सारी प्रेसिडेंसीज में चलाएंगे। सो लाइकवाइज सारी प्रेसिडेंसीज में मेयर्स कोर्ट स्टार्ट हो गए। अब 1726 से 1753 के बीच में क्या हुआ? मेयर्स कोर्ट चल रहे थे। मेयर्स कोर्ट में बड़ी कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस होने लगे। किसके किसके बीच में? एनी गेसेस? किसके बीच में हुए होंगे? सोचो। गिविंग यू 5 seconds. 1 2 3 4 5। किसके बीच में हो सकते हैं? सी गवर्नर और उसकी काउंसिल। ओके, मूविंग हेड विद दैट। गवर्नर और उसकी काउंसिल थी एक साइड, दूसरी साइड थे कॉरपोरेशन और मेयर्स कोर्ट, मतलब जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस और उस एरिया का पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम कॉर्पोरेट कह रहे हैं गवर्नेंस संभाल रहे थे। गवर्नर और काउंसिल को आदत थी अपना एग्जीक्यूटिव होते हुए भी जुडिशरी प्रैक्टिस करने की, जो उनकी आदत पहले से ही पड़ी हुई थी। अब धीमे धीमे जब उनसे वो पावर डाइवेस्ट की जा रही थी ना, हटाई जा रही थी, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। मेयर्स कोर्ट को अब अपना काम करने की आदत थी, वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंस शो कर रहा था, तो इस चीज़ से उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस लगातार चल ही रहे थे फ्रॉम 1726 to 53, क्योंकि मेयर्स कोर्ट सारी प्रेसिडेंसीज में स्टैब्लिश हो गए थे। सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दिस टग ऑफ वॉर बिटवीन दीज टू पार्टीज, क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से क्लैशेस हो रहे थे? लेट अस हैव अ लुक। सो रीजंस फॉर दीज क्लैशेस वर, फर्स्ट ऑफ ऑल, there was lack of adequate judicial training and discipline among the judges itself. कोर्ट में जज तो थे, पर ना ही उनके पास कोई ट्रेनिंग थी खास, और ना ही उनके डिसिप्लिन था। कौन थे? नॉर्मल पीपल ही थे ना, कोई प्रोफेशनल तो थे नहीं। सेकेंड वॉज द एटीट्यूड ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल टूवर्ड्स मेयर्स कोर्ट। वो उसको सबॉर्डिनेट ही मान रहे थे, हम ही सुप्रीम है, तुम सबॉर्डिनेट ही हो, वैसे ही काम करो। बीच में टोकना, इंटरफेयर करना, वो उनकी आदत हो रही थी। थर्ड रीजन इज कि दोनों ही पार्टीज, दैट इज गवर्नर एंड काउंसिल और मेयर्स कोर्ट, दोनों ही अपने आप को सुप्रीम बताने के पीछे पड़े हुए थे। दैट इज दे वर सफरिंग फ्रॉम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जैसे होता नहीं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ लोग अपने आप को हमेशा दीनहीन, इंफीरियर समझते रहते हैं दूसरों से, वैसे ही इनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। ये अपने आप को हमेशा ऊंचा ही समझ रहे थे, इनफैक्ट दोनों पार्टीज। तो दोनों लोग इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, काम करना चाह रहे थे, साथ में काम ही नहीं कर रहे थे, वो कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहे थे। दीज थिंग्स वर पोजिंग प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम वॉज दैट 1726 के चार्टर एक्ट में कुछ अनसर्टेनिटीज और एम्बिगिटीज थी, मतलब बहुत क्लियर नहीं था कि अगर कोई चार्टर का प्रोविजन है तो उसको कौन इंटरप्रेट करेगा, कौन चीज़ें सही सही बता सकता है। इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, तो ये एक प्रॉब्लम भी थी। सो ये सारे रीजंस मिलके क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स अराउज कर रहे थे बिटवीन दिस पीरियड ऑफ 26 to 53। ठीक है, फिल कर लिया बहुत सारा गैप हम लोगों ने। तो अब फाइनली हम लोग 1753 का चार्टर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं यही सारे रीजंस रहे कि 1753 का चार्टर एक्ट आना ज़रूरी था, क्योंकि उसी में कुछ चेंजेस होते, कुछ अमेंडमेंट्स होते, जिसकी वजह से जो 26 में गलतियां हो गई हैं उसको सुधारा जा सकता था। सो लाइकवाइज 1753 का अब हम आते हैं चार्टर पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस क्या थे? एज वी हैव ऑलरेडी सेड, पहला तो वही था कि अमेंड करना है 1726 को, चार्टर एक्ट को अच्छे से। सेकेंड था इतनी क्योटिक कंडीशन जो अराइज हो चुकी थी प्रेसिडेंसीज में काम को लेकर, उस चीज़ को सही करना था। ठीक है, फिर क्या था, मेयर्स कोर्ट जो मद्रास में था, अभी तक की वो अभी तक की कह रहे हैं, मेयर्स कोर्ट जो मद्रास में था उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई थी। ट्रेजेडी क्या थी कि फ्रेंच ने 3 साल के लिए उसको अपने अंडर ले लिया था। ऑब्वियसली लड़ाई हुई तो फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर लिया वो जगह। अब जगह ऑक्यूपाई कर ली फ्रॉम 46 to 49, 3 साल। अब फ्रेंच को क्या पड़ी है कि वो ब्रिटिशर्स का सिस्टम फॉलो करवाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। और कौन इतना
अपने आप से आगे आके बोलेगा कि चलो हम फॉलो करवाते हैं एंड सो ऐसा कौन बोलता है। सो इसीलिए कहीं ना कहीं जो मद्रास का मेयर्स कोर्ट का सिस्टम था वो इट वॉज जस्ट फॉलिंग डाउन। इनफैक्ट ठीक से काम किया, इट सीज टू फंक्शन बिटवीन दिस पीरियड। अब ऑब्वियसली बाद में ब्रिटिशर्स ने फिर से रिकैप्चर कर लिया इस एरिया को, दोबारा से अपने हाथ में ले लिया, बट जो टाइम जाना था और जो इंस्टीट्यूशन फेल होना था वो ऑलमोस्ट हो चुका था। तो इसीलिए अब बहुत ज़रूरी हो गया था कि यस, इसको एक नया चार्टर आए और दोबारा से ये इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव या एनर्जी दिया जा सके। सो फोर्थ वॉज, अब इन सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए कंपनी ने किंग से कहा प्लीज़ प्रोवाइड अस अ न्यू चार्टर। सो किंग सेड ओके, विल प्रोवाइड यू। हमें क्या, हमें तो काम से मतलब है ना, आप काम करिए, हम करवाते हैं। सो लाइकवाइज किंग ने एक चार्टर प्रोवाइड किया। अब किंग बदल चुका था, 1726 में जॉर्ज 1 थे, 53 में जॉर्ज 2 आ चुके थे। सो यस, जैसे हम लोग कल टेबल वाइज पढ़ रहे थे, आज भी हम लोग अपने पॉइंट्स को उसी तरीके से याद कर लेंगे। पहला इशूइंग अथॉरिटी कौन था? जॉर्ज 2। मेयर्स कोर्ट के में क्या चेंजेस हुए? जो क्लैशेस हो रही थी, हम ऊपर तुम नीचे, तुम ऊपर हम नीचे वगैरह वगैरह, बेसिकली मेयर्स कोर्ट में कुछ चेंजेस हुए और वो सब क्या हुआ वो देखते हैं। मेयर्स कोर्ट में मॉडिफिकेशंस हुई, रिवाइवल हुआ उसका। मद्रास का मेयर्स कोर्ट तो इट वाज इन शम्बल्स, तो अब उसको रिवाइव किया गया। एंड जो बॉम्बे और कैलकाटा के कोर्ट्स थे दोनों को अच्छे से मॉडिफाई किया गया, मतलब प्रोविजंस तीनों ही प्रेसिडेंसीज में लागू होने थे। अब वो क्या मॉडिफिकेशंस थे, लेट अस सी। पहला था कि जो एम्बिगिटी थी ना, तुम सुपीरियर हम सुपीरियर वगैरह वगैरह वाली, उसको क्लियर कर दिया गया। मेयर्स कोर्ट नाउ बिकेम सबऑर्डिनेट टू गवर्नर एंड काउंसिल। कैसे? जो मेयर और उसकी मेयर के साथ एल्डरमैन होते थे, हम लोग जब मेयर्स कोर्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ें सामने आएंगी, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट कि मेयर होता था कॉरपोरेशन में, एल्डरमैन कौन होता था? उसी कॉरपोरेशन का एक लोअर मेंबर समझ लो, तो उनके साथ मेंबर्स होते थे। सो ये मेयर और एल्डरमैन को अपॉइंट करने का मोड ही चेंज कर दिया। अब वो मोड क्या कर दिया, बोला कि मेयर और एल्डरमैन जितने भी होंगे वो आपस में ही इलेक्ट कर लें, इलेक्शन से 2 नाम दे, ये 2 नाम जो भी निकलेंगे वो गवर्नर और काउंसिल के पास जाएंगे। अब गवर्नर और काउंसिल का काम क्या होगा? उन 2 नामों में से एक को सेलेक्ट कर लेना है। दिस वॉज द मोड। सेकेंड वॉज दैट कि ना एल्डरमैन को अपॉइंट करना, डिसमिस करना वॉज टोटली इन द हैंड्स ऑफ काउंसिल। उसकी मर्जी है, उसने रखा, उसकी मर्जी, उसने लात मार के बाहर निकाल दिया एक्चुअली। सो इसीलिए सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए अब मेयर कोर्ट टू दी गवर्नर एंड हिज काउंसिल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉज की। अब बोल दिया गया कि फाइन, नेटिव लॉज को हम नेटिव्स पे चला देते हैं, मतलब नेटिव्स के लिए नेटिव लॉज होंगे, मतलब सिविल केसेस हैं तो जो नेटिव्स हैं उनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स, यूजेजेस वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फॉर क्लियरिंग आउट दी डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट वाज दैट मेयर्स कोर्ट सुन सकता था इसकी अपील्स। मेयर्स कोर्ट मान सकता था, मतलब नेटिव्स के लिए फैसले ले सकता था। कब? जब दोनों पार्टीज अग्री करें कि यस, अपने से आए सामने कि हाँ हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ है एंड हम तैयार हैं मेयर्स कोर्ट से डिस्प्यूट सॉल्व करवाने के लिए, एंड हम उसकी जो भी अवार्ड वो देगा, जो भी जजमेंट पास करेगा हम उसको मानेंगे। दिस वॉज द थिंग। आई होप इतने प्रोविजंस क्लियर हो। नेक्स्ट वॉज दैट इससे एक नया कोड भी स्टैब्लिश किया गया फ्रॉम द चार्टर ऑफ 1753। ये नया कोड क्या था? नए कोड का नाम था कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। पेटी केसेस के लिए था, छोटे मोटे केसेस आ गया, मतलब 5 पगोड़ास से नीचे के अगर केसेस होंगे विद इन दैट तो सॉल्व किए जा सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पज ही था कि ये चीप एंड क्विक जस्टिस प्रोवाइड कर सके उन लोगों को जो महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते ऑब्वियसली। देन देयर वर सम, अच्छा हाँ ये भी है, ज्यूरिसडिक्शन जो नए कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, उनका ज्यूरिसडिक्शन सारे नेटिव्स के ऊपर था, सारे, दैट मीन्स इंडियंस भी। इसको हम क्यों बता रहे हैं आगे बताएंगे।
बाकी की प्रोविजंस क्या किए, बाकी का जैसे ओथ सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोला कि कोर्ट फी भी अब कोर्ट जमा नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट को आप जमा करिए, क्योंकि कोर्ट के पास फिर बहुत सारा काम हो जाएगा, तो उसके बर्डन को ईज करने के लिए जस्ट डिपॉजिट द मनी टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये आपके बेसिक प्रोविजंस थे चार्टर ऑफ 1753 के। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी तक के हम लोग इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, उससे एक चीज़ क्लियर हुई कि 1753 के चार्टर से जो जुडिशियल अरेंजमेंट आया वो कुछ ऐसा था कि अब 4 कोर्ट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, नॉट 1 नॉट 2 बट 4। कौन कौन से थे, क्योंकि अभी हम लोग ने नया नया बात कर लिया है, दैट इज कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट एक था, दूसरा था हमारा मेयर्स कोर्ट, तीसरा था हमारा ऑब्वियसली उससे ऊपर कौन था, गवर्नर एंड काउंसिल, एंड यहाँ गवर्नर एंड काउंसिल से ऊपर आ गए थे किंग ऑफ या किंग इन काउंसिल, मतलब किंग अपनी काउंसिल के साथ, जो कि इंग्लैंड में बैठते थे। अब थोड़े से डिफरेंसेस समझ लेते हैं, उसके हिसाब से पढ़ते हैं कैसे। कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट का बेसिक पर्पस क्या था, पेटी सिविल केसेस को सुलझाना। उसका अमाउंट क्या हो सकता था, लेस देन या अप टू 5 पगोडास। ज्यूरिसडिक्शन किसके ऊपर था, सारे नेटिव्स के ऊपर था। देन हाँ, ये भी बोला गया कि ये जो केसेस होंगे 5 पगोडास से नीचे वाले, वो मेयर कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, मेयर कोर्ट का टाइम खराब नहीं करना है। 5 पगोडास से नीचे वाले सॉल्व नहीं करेगा मेयर्स कोर्ट। नेक्स्ट वाज मेयर्स कोर्ट। अब मेयर कोर्ट का काम क्या था, सिविल केसेस। इसके अमाउंट क्या था, ऑब्वियसली मोर देन 5 पगोडास। एंड पगोडास इज द यूनिट जो उस टाइम एक्सचेंज की यूनिट होती थी, जैसे आजकल रुपीज है। फाइन, नेक्स्ट क्या है, ये किसके ऊपर केसेस सॉल्व कर सकता था, क्या नेटिव्स के ऊपर कर सकता था, यस। मेयर्स कोर्ट नेटिव के केसेस सॉल्व तभी कर सकता था, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जब दोनों पार्टी सामने आए और कहें कि हाँ हम आपका अवार्ड स्वीकार करेंगे, आप जो भी देंगे। देन नेक्स्ट इज इट वॉज ऑल्सो ऑथोराइज्ड टू हियर द केसेस अगेंस्ट गवर्नर, हिज काउंसिल एंड ऑल्सो अगेंस्ट कंपनी। अगर कोई आ रहा है सामने से बोल रहा है कि हमको इन तीनों के अगेंस्ट फाइट करना है, तो यस, मेयर्स कोर्ट वॉज रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट वॉज द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड हिज काउंसिल। उसमें क्या हुआ, वो कौन से केसेस सॉल्व करता था, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल केसेस। मतलब एक्सक्लूसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल केसेस कहीं और नहीं जाने हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास ही आएंगे, वही लोग सॉल्व करेंगे। ठीक। नेक्स्ट वॉज दे वर एक्टिंग एज अ जस्टिस ऑफ पीस। ये जो वर्ड्स हैं वो हमें मेयर्स कोर्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो भी हमें सुनने को मिलेगा। जस्टिस ऑफ पीस के जैसे एक्ट करना है, एंड दे वर अलाउड टू हेल्ड क्वार्टरली सेशन। क्वार्टरली मीन्स 4 बार करना है ऑब्वियसली, बट पूरे साल में 4 बार करना है। देन जो भी अपील्स होंगी मेयर्स कोर्ट से वो गवर्नर एंड काउंसिल सुन सकते थे। मूविंग अहेड विद दैट, किंग इन काउंसिल क्या था, वो तो भैया लंदन में बैठे हुए थे, इंग्लैंड में। नाउ दे कैन हियर अपील्स, कोई भी सिविल केस हो, गवर्नर एंड काउंसिल जो भी कर रहा है, ऑब्वियसली मेयर्स कोर्ट की अपील गवर्नर एंड काउंसिल पे जाएगी, गवर्नर एंड काउंसिल की अपील हायर मतलब किंग एंड काउंसिल के पास जाएगी। सो कोई भी अगर अपील है गवर्नर और काउंसिल की साइड से तो वो किंग एंड काउंसिल के पास जाएगी। कौन से केसेस में, सारे सिविल केसेस में। अमाउंट क्या होना चाहिए उनका, मोर देन 1000 पगोडास या उससे ज्यादा। तो ये 4 कोर्ट थे, ये उनके मेन बेसिक फीचर्स थे कि कोर्ट क्या वर्किंग थी, कौन से केसेस सॉल्व करते थे, उनका अमाउंट क्या होना चाहिए, वो किन के केसेस हियर करते थे, एंड अपील्स सुनते थे कि नहीं सुनते थे। आई होप दिस वुड हेल्प यू। ठीक है, मूविंग अहेड विद दैट, अब जुडिशियल अरेंजमेंट पढ़ लिया। एक चीज जो नेटिव लॉज वाली चीज बता रहे थे, यहाँ पे देखा 4th पॉइंट देखो, दीज केसेस कुड नॉट बी ट्राइज लिखा है, ट्राइड बाय, ओके, दीज केसेस कुड नॉट बी ट्राइड बाय मेयर्स कोर्ट। जो 5 पगोडा से नीचे हैं वो मेयर्स कोर्ट नहीं सुनेगा। ठीक। नेक्स्ट इज मेयर्स कोर्ट वाले में क्या दिया हुआ है, दोनों पार्टी जब एग्री करेंगी, वो भी 5 से अबव वाली, तभी मेयर्स कोर्ट सुनेगा, और एग्री नहीं की तो क्या करेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे,
सो ये यहाँ पे कुछ ऐसी ग्लिचेस थी कि ये रह गई। अब ये बाद में जाकर दूसरे चार्टर एक्ट के द्वारा सही होंगी, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी कमी थी। और भी थी, चलो देखते हैं क्या कमी थी। लिमिटेशंस ऑफ द चार्टर ऑफ 1753। सबसे पहली बात, मेयर्स कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस थी वो छिन चुकी थी। कैसे छिन चुकी थी? क्योंकि मेयर्स कोर्ट में जो जज थे या जो काम कर रहे थे वो कौन थे? वो कंपनी के सर्वेंट थे, ऑब्वियसली कोई प्रोफेशनल थे नहीं, हम लोग ने पहली बात की है। कंपनी के सर्वेंट कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर और उसके काउंसिल। तो अगर किसी पार्टी मतलब किसी कोई सूट आया है और उसकी एक पार्टी कंपनी है, तो ऑब्वियसली वो मेयर्स कोर्ट की इंडिपेंडेंस कहाँ जाएगी? इतना प्रेशर होगा कि वो उसका जो व्यू होगा वो थोड़ा सा डिपेंडेंट या मतलब दबा हुआ या मजबूरीवश देने वाला हो ही जाएगा। सेकेंड लिमिटेशन वॉज पार्टिसन व्यू ऑफ मेयर्स कोर्ट। कब? पार्टिसन व्यू क्यों कह रहे हैं? सी, मेयर्स कोर्ट में बैठने वाले जो काम करने वाले हैं वो कंपनी के सर्वेंट हैं। अगर कंपनी के सर्वेंट को, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड करना अलाउड था उसी एरिया में जहाँ पे नेटिव्स भी प्राइवेट ट्रेड करते थे, अगर इसी प्राइवेट ट्रेड को लेकर दोनों पार्टीज में प्रॉब्लम हो गई तो दोनों मेयर्स कोर्ट के पास आएंगे। मेयर्स कोर्ट क्या देखेगा? ओ, ये तो मेरा फेलो मैन है, इसके साथ तो मैंने काम किया है, वो फाइन, थोड़ा सा फेवरेटिज्म दिखा देते हैं। सो इस वजह से ये सेकेंड प्रॉब्लम थी कि पार्टिसन व्यू हो जाता था, मतलब पार्शियलिटी बेस्ड, बायस्ड हो जाते थे। ठीक है। थर्ड इज ऑब्वियसली अगेन सेम थिंग, गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास सारी पावर सेंट्रलाइज्ड थी। कैसे? एज एन एग्जीक्यूटिव वो हेड ऑफ द प्रेसिडेंसी तो था ही, ऑब्वियसली विद दैट कम्स दी लॉ मेकिंग पावर्स, लेजिस्लेटिव का भी काम करता था, जुडिशरी का भी काम दे दिया गया था। कैसे? जो भी मेयर्स कोर्ट की अपील्स थी और जितने भी केसेस थे क्रिमिनल वाले, वो सब कहाँ जाते थे? गवर्नर काउंसिल के पास। मतलब गवर्नर एंड हिज काउंसिल वाज एक्टिंग और हैविंग ऑल द थ्री पावर्स ऑफ ऑर्गन्स, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो। ठीक। फोर्थ वाज दैट कि जजेस ऑफ मेयर्स कोर्ट वर लेमैन, जैसे कि हमने बात किया, कोई प्रोफेशनल नहीं थे, कोई एक्सपर्टीज नहीं थी उनके पास जज बनने की या ऐसे कुछ वर्क कैरी आउट करने की। सो प्रॉब्लम क्या होती थी? जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता था, दे वर लुकिंग अप, ओ प्लीज कोई हेल्प कर दो। तो वो हेल्प कहाँ पूछी जाती थी? स्लोली एंड ग्रेजुअली इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स इंग्लैंड। अब वहां से जाके ओपिनियन मांगी जा रही है, वहां जाएगी ओपिनियन मांगी जाएगी कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस गैप में जो डिले होता था किसी भी केस को डिस्पोज करने का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। सो दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशन कि डिलेज हो रहे थे केसेस में, ऐसे केसेस में जो कॉम्प्लिकेटेड थे। और वो क्यों डिले हो रहे थे? क्योंकि जो कंपनी के सर्वेंट थे, मतलब जो मेयर्स कोर्ट के जजेस थे, वो लेमैन थे, वो एक्सपर्ट नहीं थे। नेक्स्ट वॉज ऑफकोर्स डिले वाला। देन सिक्स्थ इज एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस इन शेयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हम लोग मेयर्स कोर्ट पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि ऑब्वियसली इंडियंस को चांस मिला था जस्टिस सिस्टम में रहने का, बट एट दी वेरी लो लेवल, और वो भी सभी ही नहीं, बहुत ही कम सीट मिली थी उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इंडियंस को एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लास्ट पॉइंट इज दैट टेरिटोरियल जो ज्यूरिसडिक्शन था, जो भी सारे कोर्ट्स बने थे, सारे कोर्ट्स मतलब मेयर कोर्ट्स तीनों जगह के, दैट इज मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, तीनों कोर्ट्स का जो ज्यूरिसडिक्शन था, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, वो अपनी प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था, उसके बाहर का नहीं। अब ये प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रेसिडेंसी में कंपनी के लोग काम कर रहे थे, वो सिर्फ प्रेसिडेंसी के अंदर काम नहीं कर रहे थे, उनका काम तो बाहर भी चल रहा था, अलग अलग एरियाज में भी हो रहा था, वो उससे बाहर जा जाके काम कर रहे थे। तो अगर उस एरिया के बाहर का कोई डिस्प्यूट आएगा तो वो तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये एक लिमिटेशन बन जाता है। आई होप दीज लिमिटेशंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अब ये चीजें कब सॉल्व होती हैं या क्या होता है फ्यूचर में? फ्यूचर में ये होता है कि 53 वाला जो भी सिस्टम है वो चलता रहा कब तक की? कैलकाटा में वो 74 तक की चलता रहा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर नहीं आ पाया। इफ यू रिमेंबर, हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ 1774 जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड अब जब कैलकाटा की बात कर रहे हैं तो मद्रास बॉम्बे बुरा मान जाएंगे, तो उनका भी देख लेते हैं क्या हुआ। उनका सिस्टम ये चला 1798 तक की, जब तक कि वहां पे मेयर्स कोर्ट के बदले रिकॉर्डर्स कोर्ट नहीं आ गया। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ कोर्ट, पढ़ना हो तो पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी नाम याद रखो बस। 1798 में रिकॉर्डर्स कोर्ट आया था, मतलब मेयर्स कोर्ट रिप्लेस कर दिया गया था। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, कैलकाटा में जो 1753 वाला था वो चलता रहा 1774 तक की, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर नहीं आ गया, ठीक है। आई होप अगेन कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया हो एंड जल्दी से देखें। अच्छा, हम आज बहुत डिटेल में नहीं रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से देख लेते हैं, फिर भी एक बार अच्छा रहता है। क्या प्रिपेयर करना है? पहले तो ये याद रखो, रीजंस, प्रोविजंस एंड लिमिटेशंस। फिल करने की जरूरत नहीं है, फाइन, इसको याद रखो। 1726 का जो चार्टर था वो जॉर्ज वन ने दिया था। उससे मेन दो प्रोविजंस बेसिक थे। कौन कौन से? एक तो यस कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश होंगे, दूसरा मेयर्स कोर्ट। कहाँ कहाँ होंगी वो अपने आप से रिवाइज करो। देन जब वर्किंग स्टार्ट हुई मेयर्स कोर्ट की, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी 53 तक की आते आते। क्यों? क्योंकि क्लैशेस दो पार्टीज के बीच में हो रही थी। कौन कौन सी ये दो पार्टीज थी? रिवाइज। क्लैशेस किस एरिया में हो रही थी? पहले तो जजेस लेमन थे, डिसिप्लिन नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी। सेकेंडली गवर्नर काउंसिल किसी और ही दुनिया में थे, मेयर भी किसी और ही एटीट्यूड में जीते थे, दोनों सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार थे एंड अनसर्टेनिटीज भी थी 1726 के एक्ट में। इसको सुधारने के लिए आया 1753 का चार्टर एक्ट। 1753 के चार्टर एक्ट के रीजंस क्या हैं? जो हमारा टॉपिक था, रीजंस यही ऊपर वाले रीजंस हो जाएंगे कि अमेंड करना था, 1726 की कमियों को दूर करना था और केओटिक कंडीशन को शांत करना था, मॉडिफिकेशंस भी करनी थी, रिवीजन मतलब रिवाइवल भी करना था मेयर्स कोर्ट का जो मद्रास में है उसका। क्यों? क्योंकि मद्रास को फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो उसका जो भी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन था वो फॉल हो गया था। उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए फिर से कंपनी ने रिक्वेस्ट किया कि सारी चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं, सो प्लीज़ प्रोवाइड अस अ चार्टर। किंग सेड ओके। किंग ने ओके बोला, तो कौन से किंग ने ओके बोला और कौन से किंग ने सैंक्शन कर दिया 1753 वाला चार्टर है? जॉर्ज टू। मेयर्स कोर्ट आया था, मतलब रिवाइव हुआ और मॉडिफाई हुआ। कहाँ का रिवाइव हुआ, कहाँ का मॉडिफिकेशंस में? मॉडिफिकेशन सब जगह के हुए थे, रिवाइव वाली चीज मद्रास के लिए थी। फिर मेयर्स कोर्ट बन गया सबऑर्डिनेट किसका? गवर्नर्स की काउंसिल का। कैसे? अपॉइंटमेंट, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट वाज चेंज्ड। हाउ? यू हैव टू नो दैट। एडरमैन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसमिसल दोनों काउंसिल के हाथ में। लॉज कौन से? अब नेटिव्स के लिए नेटिव लॉ वाज ओके, बट अगर नेटिव चाहे तो मेयर्स कोर्ट के पास जा सकता है, कह सकता है कि हाँ हम आपकी बात मानेंगे, हमारे लिए केस सॉल्व कर दीजिए। न्यू कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। कौन सा उसका नाम था? कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। क्यों था? दीन दुखियारियों के लिए था, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक। देन नेक्स्ट प्रोविजंस कौन से थे? एक ओथ वाला प्रोविजन था और दूसरा कोर्ट फी। आई होप क्लियर कर लिया हूँ। जुडिशियल अरेंजमेंट में 4 कोर्ट्स आए। कौन कौन से कोर्ट थे? 1, 2, 3 एंड 4। ये कोर्ट के नाम नहीं है, कोर्ट के नाम दूसरे हैं, पढ़ लो, ठीक है। कौन से केसेस सॉल्व कर रहे थे? कितने अमाउंट तक के केस थे? किसकी अपील्स सुन सकते थे? किसके केसेस सुन सकते थे? कौन सा एक्सक्लूजन था, कौन सा इंक्लूजन था? सारी चीजें ठीक से पता होनी चाहिए। डू रिवाइज इट वेरी केयरफुली। लिमिटेशंस क्या थी? मेयर्स कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं रहा, कभी कभार मेयर्स कोर्ट पार्टीशन व्यू देता था, कभी कभार जो गवर्नर और काउंसिल था उसके अंदर बहुत सारी पावर थी, तीनों की ही। देन मेयर्स कोर्ट के जो जज थे वो लेमन थे, कुछ काम हम ढंग से नहीं करते थे एंड ऑल। जो भी कॉम्प्लिकेट केस आता था वो भेज देते थे इंग्लैंड, बोलते थे कि सॉल्व करके दीजिए, मतलब ओपिनियन दीजिए, तो उससे बहुत डिले हो जाता था। फिर नेक्स्ट है एक्सक्लूजन।
इंडियंस को एक्सक्लूड किया गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से. एंड लास्ट पॉइंट वाज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन वाज लिमिटेड टू दी प्रेसिडेंसीज इटसेल्फ, बट जो कंपनी के सर्वेंट्स का काम था वो उससे बियॉन्ड हो चुका था. सो आई होप. अच्छा नहीं, इससे पहले एक और चीज़, हाँ, ये सिस्टम जो 1753 वाला था वो कब तक की चला? 1774 तक की इन दी कैलकाटा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर नहीं आ पाया, और 1798 तक की चला बॉम्बे मद्रास में, जब तक कि रिकॉर्डर्स कोर्ट नहीं आ पाया. फाइन. सो हमारी आज की यहाँ चीज़ें खत्म होती हैं. दैट इज वी हैव डन विद आवर चार्टर ऑफ 1753. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेटलमेंट्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. इसको रिवाइज करते रहना अच्छे से, सो दैट थिंग्स बिकम मोर क्लियर. एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू.